होर्मुज़ जलडमरू मध्य, ये वो जगह है जिसे दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन आज यही जगह एक बहुत बड़ी सैन्य तैनातनी का केंद्र बनी हुई है। तो आखिर वहां हो क्या रहा है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। 10,000 से भी ज्यादा। जी हाँ, ये वो चौंकाने वाली संख्या है अमेरिकी सैनिकों की जो इस वक्त उस क्षेत्र में एक बहुत बड़े सैन्य ऑपरेशन के लिए तैनात किए गए हैं। अब ये कोई छोटी मोटी तैनाती तो है नहीं, ये एक ऐसा कदम है जिसके नतीजे पूरी दुनिया महसूस कर सकती है। तो इस पूरे ऑपरेशन का मकसद क्या है? मकसद है ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो अमेरिका ईरान के समुद्री रास्तों को बंद करके उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये अब समझिए एक बहुत ही गंभीर और विस्फोटक सिचुएशन है। पर यहाँ कुछ बड़े सवाल उठते हैं। क्या ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से सही है? और इससे भी जरूरी सवाल, इसका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर क्या असर हो रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब हम आज ढूंढेंगे। तो देखिए, पूरी तस्वीर को समझने के लिए सबसे पहले हमें जमीनी हकीकत को देखना होगा। मतलब ये जो अमेरिकी नाकाबंदी है, ये आखिर सैन्य और कानूनी तौर पर काम कैसे करती है? अब ये जो नौसैनिक नाकाबंदी है, ये कोई मामूली प्रतिबंध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक इससे एक्ट ऑफ वॉर यानी एक तरह से युद्ध की कार्रवाई माना जाता है। इसका एक ही मकसद होता है, किसी देश के सारे समुद्री रास्ते बंद कर दो और उसकी अर्थव्यवस्था को ठप कर दो। तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ा कदम है। वैसे अमेरिकी अधिकारियों ने एक बहुत ज़रूरी बात साफ की है। उन्होंने कहा है कि ये पूरे होर्मुज़ जलडमरू मध्य की नाकाबंदी नहीं है। नहीं, ये नाकाबंदी सिर्फ और सिर्फ ईरान के बंदरगाहों से आने या वहां जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाती है। मतलब अगर कोई जहाज़ यूएई या किसी और पड़ोसी देश जा रहा है तो उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो सवाल यह है कि इस नाकाबंदी को लागू कैसे किया जा रहा है? इसके लिए अमेरिकी सेना का एक तय प्रोटोकॉल है। सबसे पहले निगरानी विमानों से उन जहाज़ों की पहचान की जाती है जो ईरानी पोर्ट से आ जा रहे हैं। फिर रेडियो पर उनसे संपर्क करके उन्हें वापस मुड़ने का आदेश दिया जाता है। और अगर कोई जहाज आदेश मानने से इनकार कर दे तो फिर बल प्रयोग का विकल्प भी खुला है, जिसमें गोलीबारी तक शामिल हो सकती है। अब आते हैं कानूनी पहलू पर, जो कि काफी पेचीदा है। लेकिन नॉर्वेजियन सेंटर फॉर द लॉ ऑफ द सी के एक जाने माने विशेषज्ञ हैं, अलेक्जेंडर लॉट। उनके मुताबिक अमेरिका ने जिस तरह से इस नाकाबंदी की घोषणा की है और इसे सिर्फ ईरानी बंदरगाहों तक ही सीमित रखा है, वो नौसैनिक युद्ध के नियमों के दायरे में आता हुआ दिखता है। मतलब उनकी नज़र में इसे एक कानूनी तौर पर वैध नाकाबंदी कहा जा सकता है। जाहिर है, जब इतना बड़ा सैन्य तनाव हो तो दुनिया भर से राजनयिक प्रतिक्रियाएं तो आनी ही हैं और दुनिया इस मुद्दे पर बटी हुई नजर आ रही है। कुछ देश इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं तो कुछ शांति की कोशिश में लगे हैं। सबसे तीखी प्रतिक्रियाओं में से एक आई है चीन से। बीजिंग ने इस नाकाबंदी को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम बताया है और ये भी कहा है कि इससे इलाके में तनाव और ज्यादा भड़केगा। और बात सिर्फ विदेश मंत्रालय तक ही सीमित नहीं रही। खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने और भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि दुनिया को जंगल के कानून की तरफ वापस नहीं लौटना चाहिए। ये एक बहुत मजबूत बयान है जो दिखाता है कि चीन इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर एक तरह के हमले के तौर पर देख रहा है। लेकिन चीन के इस कड़े रुख के ठीक उलट यूरोप तनाव को कम करने के रास्ते पर चलता दिख रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन की अगुवाई में पेरिस में एक शांति सम्मेलन की तैयारी हो रही है और इसका मकसद है किसी तरह तनाव घटाया जाए और समुद्री आवाजाही की आज़ादी को फिर से सुनिश्चित करने के लिए एक रक्षात्मक मिशन बनाया जाए। लेकिन इन सब सैन्य और राजनीतिक दांवपेच से हटकर अगर देखें तो इस नाकाबंदी की असली कीमत कौन चुका रहा है? मतलब दुनिया भर में इसका आर्थिक और मानवीय असर क्या हो रहा है? देखिए, आंकड़े साफ इशारा कर रहे हैं। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसने इस संकट की वजह से दुनिया की आर्थिक विकास दर के अपने अनुमानों में कटौती कर दी है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं है, इसकी आंच पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंच रही है। ऊर्जा बाजार पर तो इसका असर सबसे पहले और सबसे साफ दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने एक तरह से खतरे की घंटी बजा दी है। उनकी चेतावनी है कि आसमान छूती तेल की कीमतों की वजह से दुनिया में तेल की मांग गिर सकती है और ऐसा होना बाजार में फैली भारी अनिश्चितता का एक बड़ा संकेत है।
लेकिन शायद आर्थिक नुकसान से भी कहीं बड़ी कीमत इंसानी जिंदगी चुका रही है। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी ने इसे एक फूड सिक्योरिटी टाइम बॉम्ब कहा है, मतलब खाद्य सुरक्षा का एक टिक टिक करता बम। ये शब्द अपने आप में एक भयानक मानवीय संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये संकट अब सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि हकीकत बन चुका है। सूडान के लिए जो जरूरी दवाइयां जानी थीं वो बंदरगाहों पर अटकी पड़ी हैं। नाइजीरिया और इथियोपिया जैसे देशों में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। जो जीवन बचाने वाली मदद है वो जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं पा रही, और इसी वजह से IRC जैसी संस्थाएं एक इमरजेंसी मानवीय गलियारा बनाने की मांग कर रही हैं। तो इस बिगड़ते हुए हालात के बीच क्या डिप्लोमेसी के जरिए कोई रास्ता निकल सकता है? चलिए अब एक नज़र शांति वार्ता पर डालते हैं और ये समझते हैं कि आखिर कौन से मुद्दे हैं जो सुलह की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। बातचीत का जो सबसे बड़ा पेंच है वो यहीं फंसा है। एक तरफ अमेरिका ये चाहता है कि ईरान पूरे 20 साल के लिए अपना यूरेनियम संवर्धन का कार्यक्रम बंद कर दे। वहीं दूसरी तरफ ईरान सिर्फ 3 से 5 साल के निलंबन की बात कर रहा है। अब आप देखिए दोनों के बीच कितनी बड़ी खाई है, जिसे भरना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। अमेरिकी प्रशासन का रुख इस पर एकदम साफ है, जैसा कि उपराष्ट्रपति JD वैंस ने अपने बयान में कहा। उनके मुताबिक एक बड़े समझौते की गुंजाइश तो है, लेकिन वॉशिंगटन का मानना है कि अगला कदम अब ईरान को उठाना होगा। कह सकते हैं कि गेंद अब ईरान के पाले में डाल दी गई है। तो कुल मिलाकर हम एक बेहद विस्फोटक मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ सैन्य नाकाबंदी है, दूसरी तरफ एक गहराता हुआ आर्थिक और मानवीय संकट, और इन सब के बीच अटकी हुई शांति वार्ता। जब पूरी दुनिया की स्थिरता दांव पर लगी हो तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कूटनीति इस संकट को और ज्यादा बिगड़ने से पहले रोक पाएगी?